हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रोफेसर पर। जैसा कि आप सबको पता है, यूपी पीसीएस सन 2024 का एग्ज़ाम निकट आ गया है। ये एग्ज़ाम 27 अक्टूबर सन 2024 को होने वाला है। इसी के दृष्टिगत हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम पिछले 15 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। अगर हमें एग्ज़ाम हॉल में अगर हम किसी क्वेश्चंस को हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो उसे हम कॉमन सेंस और ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसके अलावा इसके इर्द गिर्द और क्या पूछा जा सकता है, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। इस सीरीज़ से जुड़ने का आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको ये इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आपको यहीं पे प्रोवाइड होने वाली हैं और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर जो है ये सन 2023 का है, जो लास्ट ईयर हुआ था। अब ये सन 2024 का जो होने वाला 27 अक्टूबर का, इससे पहले जो सन 2023 का पेपर हुआ था हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये सीरीज ये है, आप चाहें तो उस पेपर को लेकर भी बैठ सकते हैं। तो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके बारे में हमें जो भी एडिशनल यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी हम उनको भी डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सामान्यतः इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे पॉलिटी हो चाहे हिस्ट्री हो, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा सुमेलित है। तो ये सबसे पहले संघराज्य क्षेत्र भाग 8, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10, अधिकरण भाग 11 और राजभाषा भाग 17। तो यहाँ पर जो है संघराज्य क्षेत्र भाग 8 में बिल्कुल ठीक है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में बिल्कुल ठीक है, अधिकरण जो ये होता है भाग 14 के काम में, और 14 होता है जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 14 होता है वो होता है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, और 14 का जो होता है वो होता है अधिकरण। ठीक, तो इस तरीके से अब नेक्स्ट भी पूछा सकता है कि हमें सारे भाग को डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले भाग ए में होता है संघराज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 में 4 के काम में मूल कर्तव्य आ जाएगा, 5 में संघराज्य क्षेत्र आ जाएगा, 6 में संघ क्षेत्र आ जाएगा, 6 में राज्य क्षेत्र आ जाएगा। जो 5 में है वो संघ क्षेत्र संघ सरकार है और 6 में राज्य सरकार है। 7 जो है इस समय वर्तमान में निश्चित हो गया है, 8 में जो संघराज्य क्षेत्र है। इसी तरीके में 9 में जो है पंचायत है, 9 के काम में जो है नगर पालिका है, 9 के खा में सहकारी सोसाइटी है और 10 में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है। इसी तरीके से आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी था वो गलत हो जाता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अधिकरण जो है वो है 14 के काम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ आर्टिकल दिए हैं, हमें जितने भी हम प्रीवियस ईयर में जितने भी आर्टिकल हैं हम उनको डिटेल में देख लेंगे, उनकी एक पर्टिकुलर वीडियो बना लेंगे, इनकी सेपरेट वीडियो बनाकर भी देख लेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल पूछे गए हैं। तो ये था अनुच्छेद 324। तो अनुच्छेद 324 जो होता है वो होता है निर्वाचन आयोग का, अनुच्छेद 315 जो होता है वो होता है लोक सेवा आयोग का, और अनुच्छेद 280 जो है वो वित्त आयोग का होता है, और अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। ठीक, इसके अलावा अनुच्छेद 340 पूछ सकता है, तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग का होता है। इस तरह के कोई सा भी आर्टिकल पूछ सकता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि जब ये कूट वाले जब क्वेश्चन होता है तो इसमें क्या होता है, सामान्यतः हम ए का फर्स्ट नहीं लेते हैं, बी का हम सेकंड नहीं लेते हैं, सी का थर्ड नहीं लेते हैं, और डी का हम फोर्थ नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि सामने का वो सामने विकल्प देता है। आप इसको जाके अप्लाई भी करके देख सकते हैं। आप अगर इसमें 10 क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो उसमें से गारंटी है कि 7 क्वेश्चन में ये राइट जाएगा। ठीक है, तो इसके अगर हम इस ट्रिक को लगा कर देखते हैं तो इस ट्रिक में क्या होगा देखते हैं। हम मैंने कहा था कि बी का सेकंड नहीं लेते हैं, और जो है जो हम डी का 4 नहीं लेंगे और ए का फर्स्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी जो है हमारा ये इसका बी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मैंने कहा था बी का सेकंड नहीं लेंगे और ए का फर्स्ट नहीं लेंगे, डी का 4 नहीं लेंगे, तो इसके हिसाब से भी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस ट्रिक को भी देख सकते हैं। और कितने भी कोड वाले होते हैं उसमें आप अगर लगा कर देखेंगे तो 10 में से कम 7 क्वेश्चन आपके राइट जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इतना मैंने अप्लाई करके देखा, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप सारे इसके जो पार्ट हैं, जो भी संविधान में पार्ट दिए हुए हैं 22 के 22 अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
अब ये इसमें कालानुक्रम लगाना आता है कि मतलब कि कौन सी चीज़ कब स्थापित हुई थी और उसका जो क्रम क्या है। तो सबसे पहले प्रारूप समिति की नियुक्ति। प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी 29 अगस्त 1947। नॉलेज हमेशा प्रायर है, आपको जो नॉलेज तो हमेशा रखनी ही है, ठीक है। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब करा गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान के जो प्रवृत्त होने की तिथि है वो है 26 जनवरी 1950, मतलब जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। और संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन 1946। फोर्थ के दो ऑप्शन है बी और डी। इसके बाद आ जाएगा 46 के बाद 1947, तो ये फर्स्ट वाला आ जाएगा, ये फर्स्ट दोनों में है। इसके बाद आएगा 1949 सेकेंड वाला ऑप्शन, तो इस हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट इसका, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी याद कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकता है, मतलब ये भी पूछ सकता है, कोई तिथि भी पूछ सकता है बना के मतलब सेपरेट क्वेश्चन कि प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी। तो यहाँ पे याद कर लेना 29 अगस्त 1947। और भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करा गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू सबको पता ही है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और जो सेकंड हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। फिर 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित करा था। जो पहली बैठक हुई थी उसमें जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके बाद जो अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो याद रखना, एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि कभी भी ये पूछ सकता है कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले संघ वाली जितनी भी समितियाँ हैं उसमें सामान्य जवाहरलाल नेहरू के जो अध्यक्ष थे, ठीक है। संघ वाली जो है, संघ संविधान समिति हो, संघ शक्ति समिति हो, तो जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के सब पता ही है, 7 सदस्य थे, भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति के जो है वो वैसे संचालन समिति के जो है राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इन दोनों के, ठीक। बाकी वार्ता समिति के राजेंद्र प्रसाद थे, प्रक्रिया समिति के राजेंद्र प्रसाद थे, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे, मूलाधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के सरदार पटेल थे, ठीक है। इसको आप डिटेल में देख लेना, और ये इससे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है असर्शन और रीजन का। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। बिल्कुल राइट है कि जब मतलब जो है एक समय सीमा के अंदर ये सब कुछ करना होता है। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर वो उसका प्रस्ताव मानने लगे तो फिर वो राज्य, कोई भी राज्य अपने आप को क्यों खंडित होने देगा। तो इसलिए जो है वहाँ पर उसका जो उसकी मतलब उसके स्वीकृति अस्वीकृति कोई भी मायने नहीं रखती है। तो ये ऑप्शन नंबर दोनों ठीक हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। तो इसका जो फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अच्छा, ये व्याख्या करता नहीं करता, ये हम कैसे चेक करते हैं? तो हम जो है असर्शन और रीजन जो होते हैं, अभिकथन और कारण, उसके बीच में क्योंकि लगा के पढ़ते हैं। अगर क्योंकि लगाने के बाद उन दोनों कोरिलेट कर रहे हैं, दोनों में कोई संबंध दिखाई दे रहा है, तब तो वो उसकी व्याख्या करता, वरना नहीं करता। तो यहाँ पर जो है कि एक बात कर रहा है कि मतलब जो है राष्ट्रपति किस तरीके से विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव को विचार करने की खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं, और वो कहता है विधानमंडल का प्रस्ताव मानने के लिए अनिवार्य नहीं है। दोनों बिल्कुल सेपरेट बातें कर रहा है, तो यहाँ पर जो इसकी व्याख्या नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आपस में रिलेट कर रहे होते या उसी के आगे का कथन होता तो यहाँ पर जो उसकी व्याख्या करता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में है ये। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिससे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मतलब कौन सा कथन सही है निम्नलिखित में से? तो जो पहला है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब जो है अगर कोई उपराष्ट्रपति है, उसका जो है चुनाव हुआ है, उसके बाद पता चलता है कि ये उपराष्ट्रपति जो है उस पद के लिए योग्य नहीं है, उसके द्वारा जो किए हुए कार्य जो होते हैं, जो भी उसने नियम रूल और जो भी जहाँ पे उसने जो भी कार्य करे हैं उससे पहले, वो सभी के सभी मान्य होते हैं, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है, तो इसलिए कथन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होंगे, ठीक है। तो ये गलत है। चाहे उसने 1 मिनट पहले ही कोई कार्य क्यों नहीं किया हो, उसे अयोग्य घोषित करने से पहले 1 मिनट पहले ही कोई कार्य क्यों नहीं किया हो, तो वो जो है मान्य होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन नंबर जो 2 जो हो जाएगा, इसका विकल्प 2 ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा, 5th का ए, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी हम सब और पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति का मतलब कौन सा आर्टिकल में है, उपराष्ट्रपति किस को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कैसे देता है, तो इस तरीके का आप एडिशनल चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है?
तो ये यहाँ पर जो महिलाओं के बारे में बहुत पूछा था, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला स्पीकर। तो यहाँ पर जो प्रथम महिला स्पीकर थी हमारी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मीरा कुमार। ठीक है, प्रतिभा पाटिल जो थी हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर जैसे कभी कभी ये भी पूछा था कि लोकसभा के प्रथम जो स्पीकर हैं वो कौन है, तो वो लोकसभा के स्पीकर थे जीवी मावलंकर। ठीक है, ठीक है। और जो इस समय वर्तमान में है ओम बिरला हैं। तो मैंने यहाँ पर ये दिखाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है जीवी मावलंकर पहले थे, ओम बिरला वर्तमान में है, और पहली महिला थी मीरा कुमार। ठीक है, और सेकंड महिला थी सुमित्रा महाजन। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले आप पहले याद कर लीजिए जीवी मावलंकर, उसके बाद वर्तमान में ओम बिरला, सबको पता ही है। और इसके अलावा जो प्रथम महिला जो स्पीकर थी वो थी मीरा कुमार। ये देख रहे हैं यहाँ पे मीरा कुमार, ये रही थी सन 1900 से सन 2014 तक। उसके बाद जो सेकंड महिला हैं, सेकंड भी पूछ सकता कभी भी, तो सन 2014 से सन 2019 तक रही थी सुमित्रा महाजन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर हो जाएगा सी, मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुम्मिलित नहीं है, मतलब जो है उसके सामने जो सही नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हुए हैं, तो बिल्कुल ठीक है। 8वीं अनुसूची में भाषा है, बिल्कुल ठीक है। 9वीं अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, तो ये गलत है, आप सभी को पता है कि 9वीं अनुसूची में जो भूमि सुधार से दिया हुआ है, और राज्यसभा सीटों का आवंटन जो है वो है 4th अनुसूची में। ठीक, और 10वीं अनुसूची में दल बदल है। ये दल बदल कब लागू हुआ था? 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में। ठीक है, ये दल बदल अधिनियम लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। ठीक है, मतलब 9वीं अनुसूची जो है उसमें भूमि सुधार है, ना कि राज्यसभा सीटों का आवंटन। यहाँ पर हम अनुसूचियों को शॉर्ट में देख सकते हैं। तो प्रथम अनुसूची में क्या संगम उसका राज्य क्षेत्र है, सेकंड में क्या है वेतन भत्ते हैं, थर्ड में क्या है उनके शपथ प्रतिज्ञान है। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, बट दूसरी अनुसूची में कौन किस किस के वेतन भत्तों की बात करी गई है, जैसा राष्ट्रपति है, उसके बाद लोकसभा जो अध्यक्ष है और जो न्यायाधीश हैं उनके उसकी बात करी गई है, नियंत्रक मालिका परीक्षक है उसकी बात करी गई है। ऐसी तीसरी अनुसूची में किन किन की बात करी गई है उनको देख लेना। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन है। 5वीं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के जो प्रशासन संबंधी नियम है। 6ठी अनुसूची में जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन जो 4 राज्य हैं इनके प्रशासन संबंधी संबंध है। 7वीं अनुसूची को 3 में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, इसमें कुल 22 भाषा हैं, और याद रखना इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि अंग्रेजी भाषा इसमें शामिल है या नहीं, तो नहीं है। ठीक है, 9वीं अनुसूची, इसमें 9वीं अनुसूची है ये तो एक भूमि सुधार से भी संबंधित है, और इसके अलावा कुछ विनियमनों से भी संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 11वीं पंचायती राज से, और 12वीं जो नगर पालिका से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सारी अनुसूची का जो बेसिक चीज़ें थी वो देख लें। ठीक है, इनको देख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो 5 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष या 20 वर्ष। तो ये आप सभी को पता है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो शुरू में जो 15 वर्षों के लिए जो है ये माना गया था कि हम अंग्रेजी भाषा को जो 15 वर्षों के लिए यूज करेंगे, उसके बाद से हम जो पूरे देश में हिंदी जो लागू कर देंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो फिलहाल अब भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज अब भी चल रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो बिल्कुल ठीक है, आप सभी को पता है। यहाँ पे है पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं, एक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, 3 भाग होते हैं पार्लियामेंट के, तो राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही बात है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका भाग है। तो कोई भी चीज़ जब इन लोकसभा राज्यसभा पास होने के बाद जब तक राष्ट्रपति का उसका सिग्नेचर नहीं होगा, तब तक वो कोई भी जो कानून जो है, कोई भी जो विधेयक जो कानून नहीं बन सकता, क्योंकि ये इसका अंग है पार्लियामेंट का। ठीक है, यहाँ पर अब हमने ये देख लिया कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये असर्शन से भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन ये इसकी व्याख्या करता है नहीं करता। तो अब हम यहाँ पर लगा कर पढ़ते हैं क्योंकि। ठीक है, पूरे को एक साथ पढ़ते हैं कि आपस में रिलेट कर रहा नहीं कर रहा। राष्ट्रपति संसद का भाग है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लगा के पूरा आपस में एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये दोनों कथन भी ठीक हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट। ये और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वित्त आयोग के 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, तो ये गलत है। कभी भी डेटा हुआ करे तो वहाँ पर आप थोड़ा संदेह करा करिए कि जो है कि डेटा ठीक देता नहीं देता। तो सामान्यतः जो है जब PCS है, UPSC है, डेटा थोड़ा गलत ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, मतलब ये जो पूरा कमीशन जो होता है 5 सदस्य कमीशन होता है। ठीक है, जो फाइनेंस कमीशन जो होता है 5 सदस्य होते हैं इसमें। ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करते हैं, तो बिल्कुल नहीं, नीति आयोग को नहीं करते हैं। ये अपना प्रतिवेदन जो राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट में रखवाता है, मतलब संसद में रखवाता है। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। ठीक है,
तो इसके निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघ और वित्त आयोग के निम्नलिखित संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दोनों ही सही नहीं है। ठीक, अगर आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले ये अनुच्छेद 280 में है। ठीक, भाग जो है 12 में है। और इसके अलावा राष्ट्रपति जो है हर 5 वर्ष पर इसका गठन करते हैं। इसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं। और इसके अलावा इसका जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति जो जितना निर्दिष्ट करता है, पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का मेन कार्य क्या होता है कि जो केंद्र और राज्यों के बीच जो आय का वितरण करना होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो कभी भी क्वेश्चन बन सकता है और प्रीवियस ईयर में बना भी है। जैसे हम जब 15 के देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन कई बार आया। ठीक है, सबसे ये वाला पूछा गया कि पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो केसी नियोगी, याद रखना अच्छे से, केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, केसी नियोगी। और वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष हैं एन के सिंह। ये कब तक चलेगा? संदर्भ 21 से संदर्भ 26 तक। और जो 16वां वित्त आयोग है वो भी बन चुका है और उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया। याद रखना, अरविंद पनगड़िया, जो संदर्भ 26 से चालू होगा। ठीक है, 16वां वित्त आयोग। तो यहाँ पर इतनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, ये देख लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 10 हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 10, उसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। मतलब जो होता है कि जब कोई किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो चाहे वो उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही रिटें जारी करते हैं। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स का जब उल्लंघन कर देते हो जाता है तो वहाँ पर वो रिट जारी करने की उनकी शक्ति होती है उनके पास। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन बनाया गया। तो पहला, उच्चतम न्यायालय को ये शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है। तो बिल्कुल कर सकती है। आप इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखिए, जैसा कर सकती है और हो सकता है, मे बी, कैन बी, इस तरीके के। तो ये सामान्यतः ये तो पॉसिबिलिटी दर्शाते हैं और पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, तो ये राइट होते हैं ऑप्शन। ठीक है, हालांकि पॉलिटी में इतना ठीक नहीं बैठता, बट फिर भी जो है जहाँ पर पॉसिबिलिटी दर्शाता है और जनरल सेंटेंस है तो वहाँ पर आप उसे राइट मानकर चलिए। आपको अगर नहीं पता, नॉलेज हमेशा प्रायर है तो नॉलेज तो हमेशा ठीक रहने वाली है। ठीक है, वहाँ पे तो आपको कुछ सोचना नहीं है सेकेंडरी कुछ भी। ठीक, तो बिल्कुल सही है, वो रिट जारी कर देते हैं। सेकंड देखते हैं, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता। बिल्कुल कर सकता है, ये भी दोनों राइट है। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी दर्शा रहा, तो जो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, तो दोनों ऑप्शन जो है इसके राइट हो जाएंगे। तो 11 का ऑप्शन नंबर जो होगा ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों ठीक है। ठीक है, ये रिटें कौन कौन सी जारी करते हैं? 5 तरह के रिट जारी करते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। इसके बारे में हम कभी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डिटेल चर्चा भी कर देंगे। जैसे एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अगर किसी व्यक्ति को कोई बंदी बना लेता है और जो है उसे सामने नहीं लाता है तो आप इस रिट के माध्यम से जो है अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पर वो हैबियस कॉर्पस जो है रिट जारी करके उसे जो प्रत्यक्ष करने के लिए उसे आदेश दे सकते हैं। ठीक है, परमादेश जो होता है ये सरकारी अधिकारी के लिए होता है कि अगर कोई अधिकारी है, कोई गवर्नमेंट अधिकारी है, अगर वो जो है आपके किसी कार्य को ठीक से नहीं कर रहा है या अपने पद का जो है दुरुपयोग कर रहा है या आपका कार्य नहीं करके दे रहा, तो उस समय मैंडेमस जारी हो सकता है। ठीक है, परमादेश रिट ये गवर्नमेंट अधिकारियों के लिए होता है, बाकी निजी के लिए नहीं होता। बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी और गवर्नमेंट दोनों के लिए होता है, ये याद रखना। प्रतिषेध ऋण और उत्प्रेषण लेख ये दोनों जो होते हैं ये न्यायालय के लिए होते हैं, न्यायिक और अर्धन्यायिक दोनों कार्यों के लिए होते हैं। ठीक है, प्रतिषेध होता है रोकना और उत्प्रेषण होता है कि मतलब कोई जो है और प्रमाणिक कोई तथ्य मिल जाता तो उसके लिए। ठीक है, आगे को कार्रवाई को बढ़ाने के लिए। अधिकार परीक्षा जो होता है कोवरेंटो, ये जो होता है ये उसके लिए होता है कि मतलब कोई भी जो है कोई भी लोक अधिकारी जो अगर गलत तरीके से उस पद पर बैठा, योग्य अधिकारी बैठा, तो इसके माध्यम से आप उसे हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या है? पहला, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने को अर्हत है। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, महान्यायवादी है कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 76 में। ठीक है, इसका दूसरा क्या है? महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। बिल्कुल गलत है, ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है और राष्ट्रपति ही इसका वेतन निर्धारित करता है। तो महान्यायाधीश के बारे में इतनी आप चीज़ें सीख सकते हैं कि एक तो इसका जो आर्टिकल 76 में है, इसके बाद ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राष्ट्रपति से जब चाहे जब हटा सकता है, और ये जो है भारत का जो है प्रथम मतलब भारत का महाधिवक्ता होता है, भारत का वकील होता है और उससे भारत में सभी जगह सुना जाने का अधिकार है। तो इतनी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और, जब किसी भी कथन में इस तरीके की बात दी हो कि उसी प्रकार से,
मतलब यहाँ पर लिखा हुआ महान्यायवादी को उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से, तो मतलब किसी से तुलनात्मक तौर पर कहा जाता है उसी प्रकार से, इसी प्रकार से, तो वहाँ पर समानतः विकल्प जो गलती भी होता है। ठीक है, तो अगर आपको कभी नहीं पता हो तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हमेशा 99% केस में ठीक ही जाता है। फिलहाल यहाँ पर अगर नॉलेज के बेस पर भी लगाएं तो पहला ठीक होगा, सेकंड गलत होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 12 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है, किसी भी जो विधान परिषद होती है, जो विधानसभा होता है, उसके 1/3 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, विधान परिषद किसी राज्य में तभी बन सकती है जब जो है 120 सदस्य की विधानसभा हो, जिसमें 120 मेंबर हो। ठीक है, 120 विधायक हों, तो क्योंकि न्यूनतम सदस्य संख्या जो 40 है, मतलब जब 40 सदस्य हो पाएंगे तभी वहाँ पर विधान परिषद बन सकती है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो वर्तमान में जो है पहले तो 7 में थी, लेकिन वर्तमान में जब जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित बन गया, तो वर्तमान में कितने में, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तो ये भी याद कर लीजिए कितने में है, तो वर्तमान में जो है 6 में है। ठीक, तो 6 राज्यों में जो है क्या बोलते हैं विधान परिषद है, और पश्चिम बंगाल लगातार विधान परिषद बनाने की जो है मतलब सोच रहा है, तो वहाँ पे विधान परिषद बन सकती है। ठीक है, अच्छा, विधान परिषद की कुछ बेसिक चीज़ें क्या होती हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विधान परिषद में क्या क्या होता है। जैसे विधान परिषद में जो 1/3 सदस्य जो होते हैं, मतलब जो अगर हम इससे बांटें तो 1/6 सदस्य और 5/6 सदस्य, जो 5/6 सदस्य जो होते हैं वे निर्वाचित होते हैं, और 1/6 सदस्य जो होते हैं ये जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो 5/6 में से 1/3 जो स्थानीय शासन द्वारा, जैसे जो ग्राम प्रधान वगैरह चुनते हैं, 1/3 विधानसभा के सदस्य विधायक वगैरह चुनते हैं, 1/12 स्नातक चुनते हैं। इसमें जो प्राइमरी के शिक्षक शामिल नहीं होते हैं, 1/12 जो है 1/12 स्नातक चुनते हैं जिन्होंने स्नातक कर रखा, और 1/12 जो राज्य के जो अध्यापक होते हैं वो चुनते हैं। और उसमें ये बात याद रखना कि इसमें प्राइमरी शिक्षक शामिल नहीं होते हैं, जो अध्यापक हैं अध्यापकों में प्राइमरी शिक्षक शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इतना था। बाकी विधान परिषद है कौन सा आर्टिकल में, तो 169 में है, विधानसभा 170 में है, राज्यपाल 153 में। ये विधानमंडल के 3 अंग है। जिस तरीके से वहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति थे, इसी तरह यहाँ पर विधानमंडल में जो है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद है। ठीक, तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं, लोकसभा के लिए 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। बिल्कुल ठीक है, राज्यसभा के लिए 31 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 80 सीटें जो है उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लगाया है, यहाँ पे मैप देख लीजिए कि कितनी सीटें कितनी है। जैसा राज्यसभा से कितनी है, उत्तर प्रदेश में 31 हैं, बिहार में 16 हैं, असम में 7 हैं, वेस्ट बंगाल में 16 हैं, उड़ीसा में 10 हैं, छत्तीसगढ़ में 5 हैं, आंध्र प्रदेश में 11 है। इसी तरीके देख लिए, राजस्थान में 10 है, गुजरात में 11 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक, ये जो है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से उत्तर प्रदेश से पूछा गया, तो उत्तर प्रदेश में 31 है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं, तो लोकसभा जो उत्तर प्रदेश में कितनी है, 80 सीटें हैं, बिहार में 40 हैं, और असम में 14 हैं, हरियाणा में 10 हैं, उड़ीसा में 21 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सारी सीटें आप मतलब ने देख लीजिए। इससे नेक्स्ट किसी से भी बन सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन इसमें जो दोनों विकल्प हैं बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 15, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन में सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, तो बिल्कुल होता है। कोई भी है तो अपने सेवा शर्तें जो अपने जो स्टाफ है वो खुद ही करेगा, कोई दूसरा करके तो देगा नहीं। तो संसद वैसे ही पार्लियामेंट को छोटा मोटा अंग नहीं है, बहुत बड़ा अंग है। तो पार्लियामेंट जो अपने स्टाफ की जो सेवा शर्तें खुद ही विनियमित करता है। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी, दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, 15 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 देखते हैं, इस निम्नलिखित में ग्राम सभा में कौन सा सत्य नहीं है। ये भी देखा करिए कि सत्य पूछा या सत्य पूछा, तो नहीं है मतलब कौन सा सत्य नहीं है, मतलब इसमें कौन सा हमें गलत देखना है। तो इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे कि राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर हैं, बिल्कुल ठीक है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि केंद्रीय सरकार का ग्राम सभा से कोई मतलब नहीं होता, जो राज्य सरकार का मैटर होता है, राज्य सरकार ही सब कुछ करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का गलत हो जाएगा। सी देख लेते हैं, ये एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसमें जो जितने पंजीकृत मतदाता होते हैं वो सब वोट करते हैं और सभी शामिल होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17, पंचायत के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अच्छा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो विधायक होते हैं या सांसद होते हैं, इनका जो निर्वाचन करता है वो करता है भारत निर्वाचन आयोग।
ठीक है, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, चाहे विधायकों का हो, चाहे सांसदों का हो, इनका जो सबका निर्वाचन होता है वो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। और बाकी जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग जो करता है केवल स्थानीय स्वशासन का जो 73 संविधान संशोधन था, 74 संविधान संशोधन के तहत जो बनाई गई थी, मतलब जो है जो गांव की जो स्थानीय स्वशासन लाया गया था गांव वगैरह में, तो वहाँ के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया था। तो ये केवल उसका इसके अंडर में कार्य नहीं करता, याद रखना कि इसके अंतर्गत कार्य नहीं करता, ये बिल्कुल सेपरेट एक निकाय है, ये अपना सेपरेट है, ठीक है, इसका अपना अपना अलग अस्तित्व है, उसका अपना अलग अस्तित्व है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 17 का बी हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये पंचायतों का चुनाव कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है, ठीक है, इसमें सही पूछा। पहला है पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जो बलवंत राय मेहता समिति थी इससे पहले जो 1957 में बनी थी बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय ने बनाई थी 1957 में, उन्होंने त्रिस्तरीय दी थी, 3 स्तर पे, एक ग्राम स्तर, एक खंड स्तर, एक जिला स्तर। उसके जो 1977 में बनी थी, 1977 में बनी थी अशोक मेहता समिति, जिसकी ये बात कर रहे हैं। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर की बात करी थी, एक ग्राम स्तर की और एक जिला स्तर की, इन्होंने खंड स्तर की बात नहीं करी थी। तो बस उसी पे एक क्वेश्चन बनाया इन्होंने। तो पहला पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड और विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना, बिल्कुल गलत, इन्होंने ग्राम को माना था, ग्राम और जिला 2 की व्यवस्था करी थी। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा फर्स्ट जो होगा इसका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 18 का, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और पूछता है कि वो कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि कौन सी समिति कैसे बनी थी। तो सबसे पहले आ जाती है बलवंत राय, याद कर लेना, सबसे पहले बलवंत राय मेहता ने बनाई थी, बलवंत राय मेहता की समिति बनाई थी, पंचायती राज के लिए समितियाँ बनी थी। सबसे पहले बनी थी बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी बनी थी अशोक मेहता समिति, तीसरी बनी थी GV राव समिति, चौथी बनी थी सिंघवी समिति और 5वीं बनी थी थुंगन समिति। तो ये जो है आप इसका क्रम भी याद रख सकते हैं। ये 1957 में बनी थी, ये 1977 में बनी थी, ये 1985 में बनी थी, ये भी 85 में बनी थी, इसका देख लेना, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता कि कौन समिति का क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, ठीक है। तो 18 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 19, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, तो राष्ट्रपति को, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय को या उच्च न्यायालय का हो, दोनों के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना जो त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का निषेध, दोहरे दंड का धारा, या कायोत्तर विधि, या यातना के विरुद्ध निषेध। मतलब कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? तो एक 20 में 3 पार्ट हैं, 20 का 1, 20 का 2 और 20 का 3। तो ये 20 का 3 जो कहता है, ये कहता है कि स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने का निषेध, मतलब ए वाला इसका जो होगा ये होता है, ठीक है। 20 का 2 कहता है कि दोहरे दंड को मतलब दोहरे दंड का प्रावधान को मना करता है ये, तो इसका ये भी हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा है फर्स्ट का कायोत्तर विधि, ये भी हो जाएगा, ठीक। और यातना के विरुद्ध निषेध जो है आर्टिकल 21 में आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कौन सा नहीं होगा 20 में? तो यातना के विरुद्ध निषेध, क्योंकि ये आ जाएगा आर्टिकल 21 में, ठीक है, आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों के एक भाग में है? तो मौलिक कर्तव्यों में और नीति निर्देशक तत्वों में, दोनों में, मतलब DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों में है। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर में अगर जब आप देखेंगे, जब हम 15 ईयर का जब हम एनालाइज करेंगे, तो हाँ ये क्वेश्चन लगभग ना भी ना तो 8 से 10 बार आएगा, ठीक है। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फंडामेंटल राइट और इसमें दोनों मिलेगा, तो यहाँ पर जो आएगा ये आ जाएगा इसका 7 पॉइंट देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। और यहाँ पर आ जाएगा 48 के ए में, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, ठीक है। तो ये DPSP है, ये सारे नीति निर्देशक तत्व में, इसकी भी कभी डिटेल चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन करके। और ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी है सारी। तो यहाँ पर जो है इसका जो 7 पॉइंट और इसका 48 का ए, ये दोनों पर्यावरण से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। यहाँ पर जो ये थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी में मिसप्रिंट थी, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अनुच्छेद उन्होंने 109 दे रखा था, जो कि गलत था, क्योंकि संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है अनुच्छेद 108 में होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो पहला विकल्प था इसका गलत था। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, तो बिल्कुल सही करता है। और आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी बैठक जो करता है लोकसभा इसकी स्पीकर करता है, ठीक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसकी बैठक करता, संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है और इन संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है?
वो बुलाता है राष्ट्रपति। कब बुलाता है? जब कोई सामान्य विधेयक पे, जो साधारण विधेयक होता है, जब उस पर जो आपस में जब उन स्वीकृति नहीं बन पाती है तो उनमें जो है दोनों को संयुक्त बैठक का प्रावधान है 108 के तहत। तो वहाँ की जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, केवल 2, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद जो दे रखा था गलत दे रखा था, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश की तरफ जो है इसका मिसप्रिंट था। ठीक है, 109 दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब 23, क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन काल के भारत के आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यूनानी, शक, कुषाण। तो ये आने का क्रोनोलॉजी है, तो इसका आप सबको पता ही होगा। सबसे पहले यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर कुषाण आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं कि मतलब क्रोनोलॉजी किसी की बन सकती है। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, फिर नंदा डायनेस्टी, फिर सुंग, फिर कर्ण, फिर इसके बाद क्या बोलते हैं ऐसा मौर्य, अगर आप एंशिएंट में देखेंगे तो। ठीक है, फिर जो है कण्व, इसके अलावा मीडिएवल में देखेंगे तो मीडिएवल में दिल्ली सल्तनत। ठीक है, उसके बाद जो विजयनगर साम्राज्य, मुगल डायनेस्टी। ठीक है, और यहाँ पे मॉडर्न में भी। तो ये आप यहाँ के डायनेस्टी जिस तरीके उनके राजवंश चले थे उनकी क्रोनोलॉजी भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 24, मिलिंद पन्नु। राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में वह भिक्षु थे। तो भिक्षु नागार्जुन, नागभट्ट, कोमारिल भट्ट या नागसेन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागसेन। ये बौद्ध भिक्षु नागसेन थे जिन्होंने मिलिंद पन्नु में जो है मिलिंद को जो शिक्षा दी थी। ठीक है, राजा मिलिंद को। ये मिलिंद पन्नु जो है जो बौद्ध धर्म के 2 शाखाएं हैं बौद्ध धर्म का, जो चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय में बढ़ गई थी, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, तो ये महायान के जो जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं वो सब लिखे हुए हैं संस्कृत में, और हीनयान के अधिकांशतः सब लिखे हुए हैं पाली में। तो लेकिन ये जो है ये मिलिंद पन्नु जो है वो महायान शाखा का है, बट ये जो संस्कृत में लिखा हुआ है ये पाली भाषा में लिखा हुआ है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये महायान जो है मिलिंद पन्नु जो है महायान शाखा का जो पाली भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल 24 का ऑप्शन नंबर जो है सी जो है नागसेन राइट हो जाएगा। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो यहाँ पर आप बस अगर नहीं पता तो नहीं पता होगा, इसमें आप यहाँ पे से समानता पढ़ने भी नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस ये लगा सकते हैं, कुछ कॉमन ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 8 खंड दिए हैं, 8 खंड दिए हैं, और बाकी आप अपने इन दोनों में से 50-50% पा सकते हो कि कोई सा भी रिस्क ले सकते हो। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था? समाचार पहुंचाने वाला, जंगलों का प्रधान अधिकारी, जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व का जमा करने वाला। अच्छा, जो जितनी भी जो टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, हिस्ट्री से जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है वो 2 तरह से पूछी जाती हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पूछी जाती है, मतलब प्रशासनिक, या तो वो प्रशासनिक टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, और या पूछी जाती है वो आर्थिक, इकोनॉमिकल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव या इकोनॉमिकल, तो 2 तरह की टर्मिनोलॉजी पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर भी जो था वो आर्थिक की टर्मिनोलॉजी थी ये, तो ये था ऑप्शन नंबर डी, राजस्व जमा करने वाला। ये याद रखना, आप जितने भी देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो या तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पूछी जाएगी या इकोनॉमिकल पूछी जाएगी, मतलब आर्थिक या प्रशासनिक टर्मिनोलॉजी में से एक पूछता है वो। बाकी ये आप सेफली हटा सकते हो, सेफली हटा सकते हो, सेफली हटा सकते हो। तो यहाँ पर अगर एक ही थी वो तो बहुत आराम से राजस्व जमा करने वाला लगा सकते हो। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट। ठीक है, 27 यहाँ पर भी आपको कूट दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पहले नॉलेज के बेस पे देख लेते हैं। नेवासा महाराष्ट्र, ठीक है, डिडवाना, कुंचामन, या आपने झील भी पढ़ी होंगी तो ये राजस्थान आ जाता है। ठीक है, ईसमपुर जो है कर्नाटक आ जाता है, और गुडियाम गुफा जो हो जाता है तमिलनाडु आ जाता है। ठीक है, तो इसका 3 इसके हिसाब से हो जाएगा 3, 4। ठीक, ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 27 का, इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि नेवासा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ईसमपुर जो हो जाएगा, डिडवाना जो हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा, और ईसमपुर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ए का 3 नेवासा का महाराष्ट्र, बी का 4 ईसमपुर का कर्नाटक, डिडवाना का राजस्थान, और गुडियाम गुफा का हो जाएगा तमिलनाडु, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक है, यहाँ पर हम जो ट्रिक भी लगा के देख सकते हैं कि ट्रिक को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो कोई परफेक्ट ट्रिक तो नहीं लग रही है, बट यहाँ पर हम ये देख सकते हैं जैसे कि जब अगर कोई परफेक्ट ट्रिक नहीं लग रही है, जैसे मैंने बताया था ए का फर्स्ट, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को जब कूड वाला सॉल्व करा था, तो ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, और सी का 3rd, और डी का 4, इस तरह के दे रखे होते हैं तो हम इन्हें नहीं लेते हैं, इन्हें हम काट के मानकर चलते हैं कि ये गलती जाएगा। तो इसमें 10 में से 7 में प्रोबेबिलिटी होती है कि आप सही जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरी ट्रिक क्या है कि अगर जैसे कोई 3 ऑप्शन हम सेम से शुरू हो रहे हैं, सेम फॉर्मेट में है कोई भी ऑप्शन, तो वहाँ पर हम सेफली वाला ऑप्शन हटा सकते हैं कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, उसमें हम फिर और एलिमिनेट करते हैं, फिर हम कहते हैं कि सेकंड का सेकंड हम लेते नहीं हैं, तो ये भी सेफली हटा सकते हैं।
और इसके बाद अगर हम इन 3 में हमें चुनना हो तो जो लास्ट देखते हैं मतलब जो किस कौन सा बेटर रहेगा, तो यहाँ पर आप 50-50% में आ जाएंगे। तो मतलब सेफली आप जो है ये 100% गलत होने के चांस नहीं बचेंगे, तो ये है, ठीक है। तो आप ये इस तरीके की ट्रिक सीख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 27 का। 28 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। तो पूर्वी का कौन करता, तो पूर्वी का करता आलमगीरपुर, ये मेरठ में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हड़प्पा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिमी भाग में था सुतकांगडोर जो बलूचिस्तान में है, उत्तर में था मांडा जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण में था दैमाबाद महाराष्ट्र। तो इसको अच्छे से देख लेना, ठीक। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि मतलब जो है कौन सा भाग कहाँ पर है, जैसे मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पर थी। जैसे लोथल है, रंगपुर है, सुरकोटडा, ये सब गुजरात में थे। धोलावीरा जो गुजरात में थे, कालीबंगा राजस्थान में था, ठीक है। इसके अलावा जो बनावली है, राखीगढ़ी है, ये हरियाणा में थी, ठीक है। चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो ये जो थे सिंध में थे। इसके बाद हड़प्पा है, ये जो था पंजाब में था, जो इस समय पाकिस्तान में, पूर्वी पंजाब में, और मांडा जम्मू कश्मीर में। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। ये भी कभी पूछे जाते हैं कि कौन सा जो है जो हड़प्पा स्थल जो है किस राज्य में था, वर्तमान में किस राज्य में है, ठीक है। तो याद रखना राखीगढ़ी बनावली जो हरियाणा में है, सुरकांगडोर लोथल है, ये धोलावीरा ये गुजरात में है, मोहनजोदड़ो चनहूदड़ो ये जो है पूर्वी पंजाब में है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। तो पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल ठीक है। वायु पुराण गुप्त वंश के शासन की व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, बिल्कुल ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अच्छा, हमें ये पता कैसा चला कि ये ठीक है। तो जैसे कुछ भी है, जैसे विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि नहीं मिलती होगी। अगर उसमें केवल एक लाइन भी लिखी होगी या कुछ भी छोटी मोटी चर्चा भी होगी तो जानकारी मिलती होगी। एक शब्द भी लिखा होगा मौर्य वंश के बारे में, मौर्य भी लिखा हुआ होगा, तब भी जानकारी मिलती है। ऐसी वायु पुराण में इतने इतने बड़े पुराण होते हैं, जितनी इतनी बड़ी पुस्तकें होती हैं, इतनी पौराणिक है, कहीं भी कोई भी वर्ड मिल सकता। तो यहाँ का मतलब बहुत लीस्ट चांस होते हैं कि ये गलत होगा। तो यहाँ पर हम दोनों सही मान कर चलते हैं, ये बोनस क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों को सेफली मतलब आप लगा सकते हैं कि ये दोनों राइट होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 30, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो कौन सा, वैशेषिक पतंजलि, मीमांसा कणाद, उत्तर मीमांसा कपिल या न्याय गौतम। तो इसमें न्याय जो है गौतम का हो जाएगा। यहाँ पर हम ये दर्शन से पूछा गया ये क्वेश्चन, ये दर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में दो तरह के दर्शन है, एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन जो होता है वो वेदों को मानने वाला होता है या ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाला। नास्तिक दर्शन जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता। तो कौन कौन से, जैसे बौद्ध जो है नास्तिक है, जैन नास्तिक है, चारवाक नास्तिक है। ये 3 दर्शन जो नास्तिक है, याद रखना इन्हें, ठीक है। आस्तिक दर्शन में कौन कौन से, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। और इसी के ही प्रवर्तक पूछे गए हैं। तो न्याय के कौन है, गौतम, और वैशेषिक के कणाद, और सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, और मीमांसा के जमैनी, और जो है वेदांत के वेदव्यास, ठीक है। ये उत्तर मीमांसा ही बोलते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है योग से, मतलब यहाँ पर जो ठीक था न्याय। तो न्याय के कौन है, गौतम, जो हम देख चुके हैं ये, ठीक है। तो न्याय के गौतम। तो यहाँ से आप याद कर लीजिए, नेक्स्ट भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया था, बिल्कुल गलत है। 1611 में नहीं, ये 1608 में आया था। क्योंकि ये फैक्ट जो होता है ना, सिंगल फैक्ट जो होता है, कोई डेटा, कोई तिथि, कोई नंबर, तो वो सामान्यतः गलत ही देता है, ठीक है। मैं तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था, बिल्कुल नहीं, ये फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। तो ये आप जो है नॉलेज के बेस पर भी लगा सकते थे, किसी बुक में मिल जाता पढ़ने में। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा, 31 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं खरीदादार कौन था। तो खरीदादार कौन था, तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। तो यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म पूछी गई है, और वहाँ पर जो पूछी गई थी इकोनॉमिकल टर्म पूछी गई थी, ठीक है। बाकी शाही महल का प्रधान रक्षक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्यों पूछेगा। अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता है, ये फिलहाल पूछ सकता था, क्योंकि ये जो है आप इकोनॉमिकल टर्म कह सकते हैं इसे। और फरगना का प्रमुख अफसर, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिलहाल जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मिरात सिकंदरी, बुरान मिस्र, मतलब कूट हैं, कूट दिए गए हैं और ये इसको मिलाना है। ये आप अगर कितनी भी तैयारी करेंगे और आप कितनी भी अच्छे से तैयारी करेंगे तो शायद ये चीज़ आपको पढ़ने में ना मिले। तो इसे हम जो कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे इसे ऑप्शन से सॉल्व करने की, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था कि जब यहाँ पर जैसे वैसा बी का हम सेकंड काट देते हैं, लेकिन जब जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर रखे रहते हैं। जैसे ए का 4 से शुरू हो रहा है, ए के 4 से शुरू हो रहा है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि इसमें बी और सी जो है इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। जो सेम फॉर्मेट से शुरू होते हैं, अगर 2 विकल्प या 3 विकल्पों मिल जाता है तो हम मानकर चलते हैं कि वो ठीक ही होगा। तो ए का 4 बी का सेकंड, ए का 4 बी का सेकंड, बिल्कुल हमें लग रहा है कि हम बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पर हमें और कुछ तो मिल रहा है। अब हम यहाँ से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हालांकि हम फाइंड तो कर सकते हैं, सी का फर्स्ट यहाँ से कॉमन मिल गया, और इसके अलावा डी का 3 बार मिल गया है,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और यही इसका आंसर भी था। तो यहाँ पे हम बिना नॉलेज के भी लगा सकते हैं। कैसे? ए का 4 बी का सेकंड, ए का 4 बी का सेकंड, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि डी वाले ऑप्शन जो है किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हुई है। तो डी में 3 की ज़्यादा हुई है, तो हम अगर हमें ए और डी में से चुनना होगा तो ए चुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। तो यहाँ पे भी आप इस तरीके से चुन सकते हैं और बिल्कुल 10 में से 7 क्वेश्चन गारंटीड बिल्कुल ठीक जाते हैं। आप देखते रहिए। अब हम जैसे जितने आगे के पेपर एनालाइज करेंगे सब में हम कोड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप वहाँ तक अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है। तो जो 32 का जो ऑप्शन नंबर था 33 का ऑप्शन नंबर ए जो राइट था। ठीक है। अब 34 देखते हैं। 34 में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये जो है मिडिएवल हिस्ट्री का है। तो इल्तुतमिश की रजिया के पिता थे, बिल्कुल उन्होंने अपनी बेटी को बनाया भी था, प्रथम महिला शासिका भी थी दिल्ली की। ठीक है। इल्तुतमिश रजिया के पिता ही थे। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी, यह भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, क्योंकि उन्होंने हुमायूं नामा लिखी थी, हुमायूं की बहन थी, तो ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। चाहे हमीदा बानो बेगम जो है अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी, या अकबर की माँ थी। ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। हमीदा बानो बेगम जो थी अकबर की माँ थी। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 35 निम्नलिखित पेशवाओं में से उनका कालानुक्रम पूछा। ठीक है। उनकी क्रोनोलॉजी पूछी है। तो अगर हम क्रोनोलॉजी देखना चाहें तो सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने क्रोनोलॉजी दे रखी है। अच्छा, विश्वनाथ इनसे पहले, तो सबसे पहले कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी ने जो है मुगल वंश की स्थापना शिवाजी ने मराठा वंश की स्थापना करी थी। तो शिवाजी के जो पुत्र थे वो थे संभाजी, और संभाजी के पुत्र जो थे वो थे साहू जी। और जब औरंगजेब के मरने के बाद यही साहू जी जब आए थे वापस, तो इन्होंने ही जो है यहाँ से पेशवा की शुरुआत करी थी। तो ये पूछा ना पेशवाओं का कालानुक्रम, तो साहू जी नहीं शुरू करे थे। ठीक है। शिवाजी के बाद संभाजी, और संभाजी के बाद साहू जी। जब औरंगजेब के मरने के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो साहू जी आए थे, तो साहू जी ने जो है पेशवा की शुरुआत करी थी कि जो अपने खुद जो है उसके छत्रपति बने थे, और उन्होंने अपना पेशवा बनाया था सर्वप्रथम बालाजी विश्वनाथ को। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ बने थे। उसके बालाजी विश्वनाथ के 2 पुत्र थे, चीमा जी। आपने अगर बाजीराव मस्तानी देखी है तो वहाँ पर भी दिखाया गया चीमा जी और बाजीराव। तो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे 2। तो पहले बालाजी विश्वनाथ बने थे, फिर बाजीराव बने थे। बाजीराव के बाद फिर उनके पुत्र बाजीराव बने थे। बाजीराव के बाद माधवराव बने थे। माधवराव के बाद नारायण राव बने थे। इन्हीं नारायण राव की हत्या जो कर दी थी इन्होंने रघुराम राव ने कर दी थी। फिर हत्या के बाद इनके फिर बने थे माधवराव सेकंड बने थे। और उसके बाद जो है फिर बाजीराव सेकंड बने थे। ठीक है। माधवराव सेकंड, माधव नारायण राव कह दो या माधवराव सेकंड कह दो। फिर उसके बाद जो एंड में थे बाजीराव सेकंड हो गए थे। उसके बाद इन्हें जो है अंग्रेजों ने जो है तृतीय जो मराठा युद्ध था उसमें इन्हें हराकर उन्हें पेंशन देकर भेज दिया था। ठीक है। तो फिलहाल इसमें सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ हैं, फिर बाजीराव प्रथम है, फिर माधवराव हैं, फिर नारायण राव हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी आप देख सकते हैं। 35 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 36 निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया था? ये जो है प्रीवियस ईयर में कम से कम ना तो 3 से 4 बार पूछा गया है, तो वहाँ से भी आप इसे याद कर सकते थे। और हो सकता है कि नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, मतलब पीसीएस के नेक्स्ट किसी भी पेपर में पूछ लिया जाए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैनुल आबिदीन। ठीक है। 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? किसने किया था? तो अजीजुद्दीन खान ने, तालिब अमूली ने, मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने, मुल्ला अब्दुल बाकी ने। तो जो 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा अजीजुद्दीन खान ने। ठीक है। ये थोड़े ये वाले क्वेश्चन जो थोड़े टफ पड़ते हैं, तो यहाँ पर आप इन्हें याद कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए इस तरीके के फैक्ट। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा अजीजुद्दीन खान। नेक्स्ट 38 संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो अकबर के, शाहजहाँ के, जहांगीर के या मोहम्मद शाह के? तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में हुई थी टप्पा शैली। जो अकबर के दरबार में जो हुई थी वो संगीत की हुई थी ध्रुपद शैली, ध्रुपद, जिसके तानसेन वगैरह थे। ठीक है। तो ध्रुपद होती है, एक ध्रुपद होती है, एक ख्याल होती है और एक टप्पा होती है। इस तरीके की शैली होती हैं, आप संगीत शैलियाँ भी देख सकते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुई थी टप्पा शैली। ठीक है। 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दयाबाई बिने मालिका, मतलब उनकी ये कवयित्री हैं, उनकी पुस्तक है। तो सहजोबाई सहज प्रकाश, सोन कुमारी स्वर्णबेली की कविता, या गंगाबाई गणेशदेव लीला? तो 39 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, गंगाबाई गणेशदेव लीला। ठीक है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा टफ पड़ते हैं। नेक्स्ट 40 निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह के स्थान पर विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये हम सबको पता ही है कि जो 1857 के विद्रोह की सबसे पहली चिंगारी जो लगी थी बैरकपुर से लगी थी, बैरकपुर छावनी जो थी 29 मार्च 1857 को। उसके बाद जो विधिवत शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, और लखनऊ में इसका 4 जून 1857, याद नहीं तो याद कर लीजिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका गलत है।
तो ये झांसी में 11 मई को नहीं हुआ था, झांसी में बहुत बाद में जाकर हुआ था 1857 में था, लेकिन करीबन जाकर मई में नहीं, जून जुलाई में जाकर हुआ था। ठीक है, शुरुआत जो हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। झांसी 11 मई ये गलत हुआ है। और इसके जो ये भी पूछ लिया था कि कौन किसने कहाँ का नेतृत्व किसने करा था, तो आप ये भी देख सकते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे मेरठ से कदम सिंह ने करा था, दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने करा था, ग्वालियर से तात्या टोपे ने करा था, कानपुर से नाना साहब ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, बरेली से बख्त खां ने, और आरा से कुंवर सिंह ने, इलाहाबाद से लियाकत अली ने, और बैरकपुर से मंगल पांडे ने। तो ये भी पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें भी आप देख लेना। ठीक है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा गठन इनमें से किस नेता के द्वारा किया गया था? बाबा रामचंद्र के, इंद्र नारायण द्विवेदी ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो 41 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। इसके अलावा जो किसान सभा से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो अवध किसान सभा से बन सकता है, एक संयुक्त प्रांत किसान सभा से, तो ये बना ही है क्वेश्चन। और अगला बन सकता है अखिल भारतीय किसान सभा। तो तीनों मंत्र समझ लीजिए। जो अवध किसान सभा है 1920 में प्रतापगढ़ में बनी थी, और ये बनाई थी बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने, अवध किसान सभा। और संयुक्त प्रांत किसान सभा जो पूछा क्वेश्चन, ये बनाई थी इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, और जो अखिल भारतीय किसान सभा जो बहुत पॉपुलर है 1936, ये लखनऊ में, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सहजानंद सरस्वती, और उसके जो महासचिव थे एन जी रंगा थे। तो इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अवध वाले जो हैं वो रामचंद्र हैं, संयुक्त प्रांत वाले जो हैं इंद्र नारायण द्विवेदी हैं, और अखिल भारतीय जो हैं उसके जो हैं सहजानंद सरस्वती हैं। ठीक है, सहजानंद सरस्वती। तो ये देख लीजिए। ठीक है, 41। आगे इससे किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो अखिल भारतीय मजदूर संघ, यूनाइटेड पैट्रियाटिक संघ, युगांतर अनुशीलन समिति। तो आपको सब पता है मजदूर संघ का कोई मतलब नहीं है, यूनाइटेड पैट्रियाटिक का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो था ये क्रांतिकारी संगठन था, अनुशीलन समिति बंगाल का था। ठीक है, बंगाल के विभिन्न जगह जगह पर यह अनुशीलन समिति की शाखाएँ स्थापित हुई थी। तो उसी के सदस्य थे जिन्होंने जो है लॉर्ड हॉर्डिंग के काफिले पर बम फेंका था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो 1853 के चार्टर एक्ट, 1909 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, या 1919 का अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम कई बार पूछा गया, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1813 का अधिनियम और 1833 का अधिनियम, इन्हें तो आप अच्छे से देख ही लीजिए। ये पीसीएस में इससे लगभग ये क्वेश्चन हर पेपर में बनता है। आप जब हम और भी अदर पेपर एनालाइज करेंगे तो उसमें देख लेना। ठीक है, इसके जो बेसिक सी चीज़ें हैं जैसे 1919 के अधिनियम में कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं इसे, केंद्र जो प्रांतों में द्वैत शासन लागू हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर जो है जो उच्चायुक्त का पद भी आया था 1919 के अधिनियम में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, और इसमें जो मतलब साइमन कमीशन की नियुक्ति की बात करी गई थी, यहीं पर करी गई थी। तो ठीक है, तो 1919 का अधिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 44 ईबी राम स्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, तो हिस्सा तो ले ही सकते हैं। अगर उन्होंने एक जगह भी अगर कहीं पर भी साथ दिया है तो वो हिस्सा लेना ही हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जब क्वेश्चन जब विकल्प नंबर 1 है वो ठीक होगा। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, तो ये हो सकता था आप इसे गलत मानकर चलते, बट ये भी राइट था। तो ऑप्शन नंबर 2 भी जो इसका राइट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट 45 नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो रानी भवानी, भारत माता, रानी झांसी, वीरांगना। अच्छा, यहाँ पर अगर पैसे तो पता होता ही है सबको, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, अगर नहीं भी पता तो दो ऑप्शन बिल्कुल सेम फॉर्मेट में है, रानी भवानी, रानी झांसी। तो इसमें आप 50-50 में तो आप जा ही सकते थे आपको अगर कुछ भी नहीं पता था तो। ठीक है, इस तरीके से भी आप सेम फॉर्मेट में बहुत अच्छे ध्यान दिया करिए, वहीं पर आपका एक आंसर छुपा होता है। ठीक है, नेक्स्ट 46 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो बरेली में कौन थे? तो 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा खान बहादुर। ठीक है, बरेली में जो थे खान बहादुर थे। मैंने आपको यहाँ ऊपर दिखा रखा कि किसने कहाँ का नेतृत्व किया था। तो ये मैं मैप में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये वगैरह सबको मैं दिखा चुका हूँ। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, तो ये वहाँ से थे खान बहादुर। ठीक है, तो ऑप्शन 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम तिथि थी? होम रूल लीग आंदोलन। तो होम रूल लीग आंदोलन कब चला था? 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। इनमें सबसे अंतिम घटना कौन सी हुई? तो मोपला विद्रोह। ठीक है, केरल के मोपला किसानों द्वारा करा गया था ये, तो ये मोपला विद्रोह। तो 47 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट 48, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो मातंगिनी हजारा, अरुणा आसफ अली, शांति घोष, कनकलता बरुआ। तो इसमें जो है ये मातंगिनी हजारा, कनकलता बरुआ और अरुणा आसफ ये तीनों हैं, और इसमें जो है कौन नहीं है? शांति घोष। ये शांति घोष जो थी ये महिला क्रांतिकारी थी, ठीक है, ये महिला क्रांतिकारी थी, और ये बाकी सब जो हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय में थी। अरुणा, यहाँ पर अरुणा आसफ अली के बारे में कहिए ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहते हैं इसे, ग्रैंड ओल्ड लेडी, ठीक है, अरुणा आसफ अली को, ठीक है। इन्होंने जो गुप्त रेडियो संचार भी करा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये तो बहुत ही पॉपुलर है, अरुणा आसफ अली, ठीक है। बाकी शांति घोष इसका आंसर हो जाएगा। ये जो थी महिला क्रांतिकारी थी। इसके अलावा महिला क्रांतिकारी में और कौन? शांति घोष के अलावा कौन हो जाएंगी? सुनीता हो जाएंगी, और लक्ष्मी हो जाएंगी, और शांति, ये हैं, तो ये अदर भी याद कर सकते हैं, ठीक। 49, निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है, मतलब सहायक नदी, उनकी सहायक नदी? तो कावेरी, कावेरी कौन सी है? अर्कावती, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, लोकपावनी, ये सब है, तो हेमवती इसकी है बाकायदा, ठीक है, तो ये राइट है। प्राणहिता महानदी की है नहीं है, तो प्राणहिता जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। बाकी देखते हैं, मंजीरा जो गोदावरी की है ही, मंजीरा या मंजीरा, और मालप्रभा, घाटप्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा ये कृष्णा की हैं, तो ये सब राइट हैं। बस प्राणहिता जो है महानदी की नहीं, गोदावरी की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गोदावरी का मैप है, गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक के पास से निकलती है, और ये तो प्राणहिता, तो ये प्राणहिता जो है आके इससे मिलती है गोदावरी से, ठीक है। तो प्राणहिता जो है महानदी की नहीं है, ये जो है गोदावरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती हैं? तो ये मिल रही हैं, ये भागीरथी और ये अलकनंदा कहाँ पे मिलती हैं? ये मिलती हैं देवप्रयाग में, ठीक है, सबको पता होता है, तो ये मिलती हैं देवप्रयाग में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट। अच्छा, ये विष्णुप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, इनसे भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर मैंने इन सब की PDF एक जगह दे दी है। तो देवप्रयाग में कौन सी मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा, जो वहाँ पर पूछा गया था, इस क्वेश्चन बन गया, हो सकता है इस बार इनसे पूछ लिया है। धौलीगंगा और अलकनंदा विष्णुप्रयाग में मिलती हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा, जो नंदाकिनी ही और अलकनंदा ये नंदप्रयाग में मिलती है। पिंडार या पिंडार अलकनंदा ये कर्णप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है। और भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में, तो यही है, ठीक है। ये इनका संगम है, इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये इसका संगम है। और जो है बाकी ये जो है इसका पूरा ये डायग्राम है, ये कहाँ से निकलती है अलकनंदा धौलीगंगा, ये पूरा गंगा नदी तंत्र में है। हमने पिछली वीडियो बना भी रखी है गंगा नदी तंत्र की, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 50 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, देवप्रयाग। 51, निम्नलिखित कथनों में से लैटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? ये मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, बिल्कुल ठीक है। आप जहाँ पर जैसे भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में होती है, अपने यहाँ पर पश्चिमी घाट पर होती है, तो वहाँ पर इनका निच्छालन से जो है लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है, बिल्कुल गलत है, इनकी अधिकता पाई जाती है, ना कि कमी, क्योंकि इन्हीं की वजह से इसका रंग जो है लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 52, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर पाई जाती है? तो ये समताप मंडल पाई जाती है, ठीक है, ये सबको पता होता है। अच्छा, ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कैसे? तो यमुना जो है सबको पता है, यमुनोत्री से निकलती है। कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी जो है नासिक से निकलती है। और महानदी सिहावा निकलती है छत्तीसगढ़ के सिहावा से। गोदावरी नासिक से निकलती है, अभी दिखाया था यहाँ पर, ठीक है। ये गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक से, ठीक है। और राजमुंद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी राजमुंद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं फिर इसके अलावा देखो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप केवल ट्रिक से चलें तो बी का 2 बी का 2 बी का 2 और बाकी ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 54, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रह जाता है, बिल्कुल रह जाता है। तो इसका तमिलनाडु तट है वो शुष्क रह जाता है। जब यहाँ से जब ये आती हैं तो यहाँ से निकलने वाली है इसके समांतर निकल जाती हैं और यहाँ से जाकर जब वर्षा करना शुरू करती हैं तो ये वाला तट जो होता है तमिलनाडु वाला ये इसका शुष्क रह जाता है, ठीक है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है, हाँ क्योंकि इसके समानांतर स्थित है, मैंने बताया। और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। वृष्टि छाया मतलब जहाँ पर बारिश नहीं पड़ती है तो उसमें स्थित है, बिल्कुल सही है। तो ये आप ये भी सही है, ये भी ठीक है। अब इसका क्योंकि लगा कर पढ़ लेते हैं कि ये इसकी व्याख्या करता नहीं करता। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट पर शुष्क रहता है क्योंकि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके समानांतर तभी ये शुष्क रह जाता। तो ये जो ए और आर दोनों सत्य हैं और एक की सही व्याख्या करता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 53, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है और बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो ये 55 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा कि रामगंगा तो कन्नौज में मिलती है लेकिन बेतवा जो है ये जो है प्रयागराज में नहीं मिलती है, ये गलत है, ठीक है। ये यमुना में मिलती है,
ठीक है। और मिलती कहाँ पे, देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये मिलती है हमीरपुर में। तो यहाँ पर और चीज़ें भी याद कर सकते हैं, चंबल नदी इटावा मिलती है, बेतवा जो यमुना में हमीरपुर में मिलती है, कैंजो बांदा में मिलती है, और जो रामगंगा जो कन्नौज में मिलती है, गोमती गाजीपुर में मिलती है, और यमुना नदी इससे प्रयागराज में मिलती है, ठीक है। ठीक, और सोन नदी पटना में मिलती है, ठीक, और काली नदी छपरा में मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। और गोमती गाजीपुर में मिलती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था रामगंगा कन्नौज में मिलती है, बिल्कुल ठीक है। और बेतवा जो है हमीरपुर में मिलती है, ना कि प्रयागराज में यमुना से, ठीक है। तो दूसरा जो है इसका गलत हो जाएगा, पहला राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक होगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो चंद्रप्रभा है चंदौली में, ठीक है। ये जितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनकी भी हम एक वीडियो बना देंगे सेपरेट, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो सही सुमेलित नहीं है, मतलब दर्रे दिए हुए हैं, तो अगिल दर्रा कौन सा एक सही सुमेलित है, मतलब एक पूछा है इनमें से, बाकी सब गलत दिए हुए हैं। तो अगिल दर्रा ये आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। अगिल दर्रा ये जो है लद्दाख का है, अगिल दर्रा जो है लद्दाख का। और ये दिफू दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश का। नीतीला या नीति ये उत्तराखंड का है, और माना ये भी उत्तराखंड का। तो इसमें केवल एक ही ठीक है, नीति। तो नीति दर्रा जो है उत्तराखंड का है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे दर्रे देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे सिपकीला और बारालाचा जो हिमाचल प्रदेश के, नीतीला और मानला या नीति या माना ये उत्तराखंड के हैं। ये इसके अलावा लिपू लेक भी उत्तराखंड का, नाथुला और जलेपला सिक्किम के हैं, बोमिंडला, यांगपा और दिफू जो अरुणाचल प्रदेश की, बुर्जिला और जोजिला, बानीहाल, पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है। और काराकोरम और ठीक है ये सब हैं, ये दर्रे हैं, ठीक है। तो ये देखना। और बाकी इसके अलावा थालघाट दर्रा ये महाराष्ट्र में, भोरघाट दर्रा हो गया, सैनकोट्टा केरल में हो गया, पालघाट केरल और तमिलनाडु की सीमा पे हो गया। तो ये दर्रे हैं, ठीक है। तुजू दर्रा जो मणिपुर का हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, तुजू दर्रा, ठीक है। तो ये सब दर्रे देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल जो एक था नीति दर्रा उत्तराखंड का। नेक्स्ट 58 सिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबको पता था कल्पक्कम में तो हमारा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। तो ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कल्पक्कम तमिलनाडु। तो यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ। तो नाभिकीय ऊर्जा, तो लास्ट नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक 3 विकल्प में था, तो ये तो सेपरेट मतलब बिल्कुल सेफली कट जाता। इसके अलावा कि सिवाना समुद्र जो कर्नाटक में है, तो ये जो है यहाँ पर एक फॉल करता है ये, ठीक है। तो ये जो है जल शक्ति से संबंधित था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। 59 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, ठीक। तो ये जो है ठीक हो जाएगा। और जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन नहीं, भूमि नहीं है। तो फिलहाल इन्होंने यहाँ पे जो PCS ने बिल्कुल ठीक माना था, हालांकि इससे अधिकांश बच्चों ने जो गलत लगाया था, बट इसे PCS ने ठीक माना था, इसे हम ठीक ही मानकर चलेंगे। तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 12.8% है और इसमें कोई वन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह का सही सुमेलित नहीं है। तो रोटरडैम नीदरलैंड का है, मोंटेवीडियो उरुग्वे का है, जकार्ता इंडोनेशिया का। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इगार का चीन का नौका, ये है रूस का, ठीक है। यह है रशिया का मैप। तो जो है इगार का ये बंदरगाह जो पड़ता है यहाँ पड़ता है, ठीक है। इगार का जहाँ पे मैंने रेड किया, ये इगार का यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, इसका बंदरगाह। और ये क्वेश्चन कम से कम प्रीवियस ईयर में लगभग नामिना तो 8 से 10 बार पूछा गया है, ठीक है। तो इगार का जो हो जाएगा रशिया का, ना कि चीन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तो कौन सा कथन केवल सत्य, एक सत्य पूछा है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है। तो बेंगुएला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है, यदि तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। प्रशांत महासागर की नहीं है, ये जो है अटलांटिक महासागर की है, ठीक है, अटलांटिक महासागर की, ना कि प्रशांत महासागर की। यदि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, यहाँ स्थिति लघु ज्वार की होती है, नहीं, ये होती है दीर्घ ज्वार की। जब तीनों एक स्थिति में होते हैं तो ये दीर्घ ज्वार की होती है, ठीक है। दोनों गलत हो गए। महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं के पर अधिकतम होती है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि टेम्परेचर भी वहीं पर अधिकतम होता है। और पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है, गलत, 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है, ठीक है। और एक ज्वार और एक भाटा के बीच का समय जो होता है 6 घंटे 13 मिनट का होता है। तो ये याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है, 61 का। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है। तो रियो ग्रांडे नदी बनाती है। यहाँ पर आप इसका मैप देख सकते हैं, ये नदी जो अमेरिका से निकल के मैक्सिको और अमेरिका के बीच की सीमा बनाकर यहाँ पे जो है जल गिराती है अपना, ठीक है। तो रियो ग्रांडे नदी। नेक्स्ट 63, निम्नलिखित में रेगिस्तानों पर विचार कीजिए और उनका आकार के अनुसार उनका जो क्रम लगाना है, ठीक है। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं एक SGG या साग बोल सकते हैं इसे। तो ये सहारा मरुस्थल हो जाता, ये ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल हो जाता, ये अरबियन हो जाता, ये गोबी हो जाता, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो क्रम लगाया है वो लगाया था छोटे से बड़े की ओर, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना। तो बढ़ते हुए क्रम में जो है सहारा सबसे बाद में आएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए 63 का जो हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए सी,
ठीक है। तो सबसे पहला सहारा मरुस्थल, इधर से चलते हैं हम, ये सहारा मरुस्थल आ गया, फिर अरेबियन मरुस्थल आ गया, ऑस्ट्रेलियन नहीं है तो अरेबियन आ गया उसके बाद, फिर फोर्थ वाला जो है गोबी मरुस्थल आ गया, फिर ग्रेट सैंडी सबसे छोटा, ठीक है। यहाँ पर आप मरुस्थलों को देख भी सकते हैं, ये सहारा मरुस्थल हो गया, ये जो है ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो काराकोम हो गया तुर्की का, ये गोबी होगा चाइना का, ठीक है। इसके अलावा ये थार हो गया भारत का, तो ये मरुस्थल भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट 64, फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय किसको जाता है? स्पेन और अमेरिका वासियों को दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 65 क्वेश्चन, किलिमंजारो, टूपकल, स्टैनली या होगर। तो ये जो है ये कूट वाला था, तो किलिमंजारो किसका, सबको पता था, तंजानिया का, तो ये 3 हो गया। और जो है इसका आंसर जो हो जाएगा, तो इसका जो है हो जाएगा बी का फर्स्ट हो जाएगा मोरक्को, और स्टैनली जो हो जाएगा वो हो जाएगा युगांडा, और होगर हो जाएगा अल्जीरिया, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो इसका सेफली हटा सकते थे, जैसे इसका जो है केवल एक विकल्प को तो हटा ही सकते थे, बी के सेकंड को, तो बी के सेकंड से इसे हटा सकते थे, बाकी आप इनमें 3 में देख सकते थे कोई भी। और आपको किलिमंजारो पता तो यहाँ पर सेफली इन 2 में आ जाते, और इन 2 में से आप कोई भी एक चुन सकते थे, ठीक है। तो आप ये याद कर सकते थे, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बेकाल रूस की झील है, बिल्कुल सही है। मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका की है, मिशिगन ह्यूरान सब जो भी है 5 झीलें जो हैं वहीं की हैं। माराकॉइबा जो है वेनेजुएला की है, ये भी ठीक है। जो ओनेगा और लोडेगा ये दोनों जो झील जो हैं कनाडा की ना होकर ये रूस की झीलें हैं, ये याद कर लेना, ठीक है। ओनेगा और लोडेगो ये दोनों जो है रूस की झीलें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो ओनेगा झील और जो है लोडेगा झील, ठीक है, ये रशिया की झीलें हैं दोनों। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में बताना कौन सा सही है। अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराएं प्रकट होना शामिल है, बिल्कुल सही है। अल नीनो प्रभाव लालिना प्रभाव पड़ा होगा, तो जो पेरू का तट है उसमें जो गर्म धारा का प्रकट होना बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर भारत में अच्छी वर्षा होती है अल नीनो से, सॉरी लालिनो से होती है, और अल नीनो की वजह से नहीं होती है। उसके बाद जो सेकंड है, ये गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। जिसमें समुद्र प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है, बिल्कुल गलत है। इससे टेम्परेचर बढ़ने से समुद्र प्लैंकटन की मात्रा जो है घट जाती है, तो इसलिए यहाँ पे 67 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, पहला ठीक है और सेकंड जो है गलत है। 68 दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होना क्या कहलाता है? तो यह है कोरियालिस बल। जो उत्तरी गोलार्ध में जो है वो दाईं ओर मोड़ देता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है, तो कोरियालिस बल, ठीक है। तो याद रखना, ये बहुत सिंपल था। 69 निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो ये इसका हो जाएगा जेपोरिजिया, खारकीव, कीव या डोनेट्स्क। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये इस समय जो है न्यूज़ में था, इस वजह से आया था 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट 70 माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा एस के लिए, तांबा के लिए, मैंगनीज के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो इसका 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 71 फरवरी 2023 तक ये करंट का था। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई थी? तो फिलहाल उस समय के लिए इंपॉर्टेंट था, अब तो कोई मतलब नहीं है इसका, फिलहाल करंट का था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी उस समय राइट था, ठीक है। 71 का डी, ठीक है। नेक्स्ट दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी। ये करंट के क्वेश्चन है, तो ये तो रिपीट होने वाले नहीं है, बाकी तो सब वो रिपीट हो सकते हैं ऊपर वाले, बट इसके से हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सैन्य अभ्यास भी पूछे जाते हैं कि किस जगह कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ, हो सकता है किसी के बीच के सैन्य अभ्यास पूछ लिया जाते हैं कि सूर्य किरण किसके बीच में होता है, इस तरीके का। तो आप यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। 73 दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर फर्स्ट में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर थे? तो ये थे, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं लद्दाख नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होता नहीं है, तो यहाँ पर से इन दोनों में से आप जा सकते थे, ठीक है। 50-50 में तो यहाँ भी आ जाते हैं। 74 निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? ये कई एग्जाम में पूछा गया, इसके अलावा पीसीएस के अलावा भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया। तो ये निसार जो था, निसार, इसमें जो एन का मतलब था ये नासा था और आई का मतलब जो है इसरो था, तो नासा और इसरो का था, ठीक है। तो नासा और इसरो का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 75 केंद्रीय बजट 2023 और 24 के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए गए थे? तो इसका था ऑप्शन नंबर बी 30। तो इस तरीके से यहाँ पर केंद्रीय बजट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो केंद्रीय बजट को 2024 वाला जो है अच्छे से देख लेना, उससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। इसके अलावा नेक्स्ट पूछा गया था कि एक बुक से पूछा गया था ऑल द लाइफ्स बी नेवर लिव्ड, तो ये इसके जो राइटर थे वो थी
अनुराधा रॉय, ऑप्शन नंबर बी। 76 का था ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है, फिलहाल हम इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट में जो हम 75 से आगे के जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो जो हम 2 पार्ट में बनाएंगे, तो 75 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए, 75 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए बिल्कुल सेम इसी जो हमने इस पढ़ाया है, तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है बायो के जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें दे देंगे। ठीक है, तो आते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।